हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महिमा त्रिवेदी एंड वेरी वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा। आई होप आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो अब अपनी तैयारी में पूरी सक्रियता और सजगता के साथ लग जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उनके अध्यक्ष मिल गए हैं और उन्होंने अपना पद भी ग्रहण कर लिया है। तो जो लंबे समय से जो एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आ रही थी, तो अब उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम्स की डेट जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर रणनीति या स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और अभी हम चैनल पर PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में UP PGT 2006 का भाग 2 सॉल्व कर लिया है, और आज हम उसी क्रम में PGT 2004 का भाग 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की व्याख्या को भी देख रहे हैं, विस्तृत व्याख्या को भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ जहां पर आवश्यकता है वहां नवीनतम आंकड़ों को भी ऐड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है। विकल्प 1 है 30 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, विकल्प 2 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, विकल्प 3 है 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और विकल्प 4 है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 8 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। पी वेव्स जो होती है उनकी गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये 1.7 गुना इनकी गति एस वेव से, सेकेंडरी वेव से अधिक होती है। 1.7 गुना इनका वेग एस वेव से अधिक होता है। और अन्य देख लेते हैं, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये एस वेव्स की सेकेंडरी वेव की गति होती है, और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये एल वेव्स, या जिन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं, उनकी गति होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। विकल्प 1 है अटलांटिक महासागरीय पेटी, विकल्प 2 प्रशांत महासागरीय पेटी, विकल्प 3 हिंद महासागरीय पेटी, और विकल्प 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तटीय क्षेत्रों में प्रशांत महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों में, ये दोनों तटीय भागों में विश्व के 63% भूकंप अंकित किए जाते हैं। विश्व के 63% भूकंप अंकित किए जाते हैं, और इस पेटी में यह भूकंप से भी संबंधित है और ज्वालामुखी से भी संबंधित है यह पेटी। और इसके यहाँ कारण क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत महासागरीय पेटी जो है, यहाँ पर भूकंप के कारण क्या है, प्रमुख दशाएं क्या बनती हैं जिसके कारण यहाँ पर भूकंप पेटी से कहा जाता है। तो पहला कारण जो है वो सागर और स्थल का मिलन बिंदु है। ये सागर और स्थल का मिलन बिंदु है। दूसरा कारण है इसका नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है। नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है। तीसरा कारण है ज्वालामुखी क्षेत्र। ज्वालामुखी क्षेत्र। और चौथा कारण जो है इसका वो है विनाशी प्लेट सीमा। विनाशी प्लेट सीमा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 प्रशांत महासागरीय पेटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोड से गुजर सकती है। विकल्प 1 P, विकल्प 2 S, विकल्प 3 है P एंड S, और विकल्प 4 है S एंड L। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 P तरंग। P तरंग जो है ये ठोस तथा तरल
दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं, दोनों ही माध्यम से। एस वेव्स जो होती हैं ये केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। तो विद्वानों का मानना है कि जो पृथ्वी का क्रोड भाग है वो तरलीय अवस्था में है, तरलीय अवस्था में है, जिसके कारण पी वेव्स जो है वो क्रोड तक पहुंच सकती हैं, क्रोड से गुजर सकती हैं। इसका सही आंसर है विकल्प ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? विकल्प 1 वलन, विकल्प 2 भ्रंशन, विकल्प 3 संवलन और विकल्प 4 है नापे। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 भ्रंशन। रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम है, जहाँ पर तनाव जनित बल के कारण भ्रंश का निर्माण होता है, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है या हॉर्स पर्वत का निर्माण होता है। और वलन क्या होता है? जहाँ पर संपीड़न बल लगते हैं या संकुचन बल लगते हैं, वहाँ पर वलन का निर्माण होता है। संवलन क्या होता है? वलन का ही एक रूप है, जिसका जो संवलन होता है, सेलों का मुड़ाव जो होता है वो सेलों का मुड़ाव विस्तृत रूप में, इसका प्रभाव जो होता है वो विस्तृत प्रभाव होता है, विस्तृत प्रभाव देखा जाता है संवलन का। और नापे जो है ये वलन का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपर्दन की क्रिया को कहते हैं? विकल्प 1 जलीय क्रिया, विकल्प 2 अपघर्षण, विकल्प 3 सन्निघर्षण, विकल्प 4 है संक्षारण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 जलीय क्रिया द्वारा। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा जो अपर्दन की क्रिया होती है वो जलीय क्रिया द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जहां पर क्रमानुसार मुलायम तथा कठोर चट्टानें व्यवस्थित हो तथा सरिताओं का प्रवाह मुलायम चट्टानों के साथ साथ पाया जाता हो, इस प्रकार के प्रवाह प्रणाली को कहा जाता है? विकल्प 1 अरीय जल प्रवाह प्रणाली, विकल्प 2 है धूमाकृतिक जल प्रवाह प्रणाली, विकल्प 3 है जालीनुमा जल प्रवाह प्रणाली और विकल्प 4 है वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वलयाकार जल प्रवाह प्रणाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? विकल्प 1 सर्क, विकल्प 2 नदी विसर्प, विकल्प 3 अधःकर्तित विसर्प और विकल्प 4 है गोखुर झील। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 अधःकर्तित विसर्प। अधःकर्तित विसर्प जो है ये बहुचक्रीय या नवोन्मेष जिसे हम कहते हैं, नवोन्मेष क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। नवोन्मेष होता क्या है या बहुचक्रीय होता क्या है? यदि जिस स्थल में नदी प्रवाहित हो रही है उस स्थलखंड का उत्थान हो जाए तो नदी में नवोन्मेष हो जाता है, जिस कारण नदी जो होती है वो अपने पुराने जो विसर्प होते हैं, पुराने विसर्प के ही अंदर नवीन विसर्प का निर्माण करना शुरू कर देती है या दूसरे सक्रिय विसर्प का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम अधःकर्तित विसर्प कहते हैं। अन्य जो है ये नवोन्मेष क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है, अधःकर्तित विसर्प जो है ये। और इनके अतिरिक्त जैसे निक पॉइंट और नदी वेदिका, गंभीरीभूत विसर्प, उत्थित संप्राय मैदान, ये कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो नवोन्मेष या बहुचक्रीय क्रिया द्वारा निर्मित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेस्टा नदी अपर्दन की किस अवस्था का भूरूप है? विकल्प 1 युवावस्था, विकल्प 2 प्रौढ़ावस्था, विकल्प 3 वृद्धावस्था, विकल्प 4 उपयुक्त में से कोई अवस्था नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 युवावस्था। क्वेस्टा जो है वो नदी अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति और नदी की युवावस्था में निर्मित होती है। क्वेस्टा और हॉगबैग 2 स्थलाकृतियाँ हैं।
देखिए हॉगबैक जो होती है उसकी स्थलाकृति कुछ इस प्रकार होती है जिसके दोनों ढाल जो होते हैं, दोनों तरफ के ढाल समान होते हैं। और क्वेस्टा जो होता है उसका एक तरफ का ढाल मंद और दूसरी तरफ का तीव्र ढाल होता है। इस स्थलाकृति को क्वेस्टा कहा जाता है और ये नदी द्वारा युवा अवस्था में अपर्दन द्वारा निर्मित होती है ये स्थलाकृति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भूरूप को अभिज्ञापित कीजिए। विकल्प 1 है तिपहल शिला, विकल्प 2 जिलाजालक शिलाजालक, विकल्प 3 प्लाया और विकल्प 4 है ज्यूजेन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 प्लाया। प्लाया क्या होता है? रेगिस्तानी भागों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी भागों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी एक झील होती है, पर्वतों से घिरी एक झील होती है जिसे बाल्सन कहा जाता है, बाल्सन कहा जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसा तो है नहीं कि वो वर्ष भर वो झील बनी रहे, जब वो सूख जाती है गर्मियों में, जब सूख जाती है तो सूखने के बाद इस झील में नमक और सिल्ट का निक्षेप हो जाता है, नमक और सिल्ट का निक्षेप पाया जाता है। निक्षेप के कारण ही ये जो भूमि है ये समतल और ऊंची हो जाती है। ये जो झील है नमक और सिल्ट के निक्षेप के कारण समतल और ऊंची हो जाती है, जिसे प्लाया कहा जाता है, इसी को प्लाया कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से समुद्री जल द्वारा अपर्दित भूरूप को छाटिए। विकल्प 1 है भू जिह्वांक कुश, विकल्प 2 है अपतटीय सोपान, विकल्प 3 अनूप, विकल्प 4 है कुंडित रोधिका। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 अपतटीय सोपान। अपतटीय सोपान जो है ये अन्य जो है निक्षेपण से है, समुद्र जल द्वार के निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं और ये जो है ये अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। सॉरी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है? विकल्प 1 भेड़पीठ शैल, विकल्प 2 गोलाश्मी मृतिका, विकल्प 3 हिमवेदर, विकल्प 4 है गिरिश्रृंग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 हिमवेदर। भेड़पीठ शैल, गोलाश्मी मृतिका और गिरिश्रृंग ये हिमानी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति हैं, जबकि अपर्दन और निक्षेपणात्मक दोनों मिली हुई है। और हिमवेदर जो है ये हिमानी के ऊपरी हिस्से में, हिमानी के ऊपरी हिस्से में आने वाली दरार, हिमानी के ऊपरी हिस्से में आने वाली दरार या खरोच को हिमविदर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? विकल्प 1 है अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल तथा ओजोन मंडल, विकल्प 2 है समताप मंडल, मध्य स्तर, ओजोन मंडल और आयन मंडल, विकल्प 3 है अधोमंडल, मध्य स्तर, समताप मंडल, ओजोन मंडल और विकल्प 4 है समताप मंडल, अधोमंडल, मध्य स्तर, आयन मंडल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3। देखिए अधोमंडल जो है इसे ही क्षोभ मंडल, कई नामों से जाना जाता है, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं इसे, और अधोमंडल है, या संवहनी परत ये भी कहते हैं इसे, संवहनी संवहनी परत भी कहा जाता है। अधोमंडल, क्षोभ मंडल को ही अधोमंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल तथा संवहनी परत कोई भी नाम दिया हो, इनको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये सब एक ही है। यहाँ पर पूछ रहा है क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर मध्य स्तर या विक्षोभ सीमा या क्षोभ सीमा जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद होती है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन मंडल पाई जाती है, और इसके बाद होता है आयन मंडल, आयन मंडल। तो विकल्प 3 जो है ये सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्य तप को कितना समय लगता है? विकल्प 1 है 3 मिनट, विकल्प 2 6 मिनट, विकल्प 3 है 9 मिनट और विकल्प 4 है 12 मिनट। इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर 9 मिनट, क्योंकि अधिक पास है उसके आंसर के। वैसे जो सूर्य तप है उसको पृथ्वी तल पहुँचने का समय है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, तो ये इसके अधिक करीब होने के कारण इसको सही आंसर माना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त करता है? विकल्प 1 उष्ण कटिबंध, विकल्प 2 शीतोष्ण कटिबंध, विकल्प 3 शीत कटिबंध, विकल्प 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 उष्ण कटिबंध। तापमान के आधार पर ग्लोब को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। यह है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इन 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। और यह है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में। ये जो भाग है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। वर्ष भर सूर्य की जो स्थिति है वो इन्हीं के बीच में, इन्हीं के मध्य में होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर। इसीलिए ये जो भाग होता है ये सर्वाधिक सूर्य तप ग्रहण करता है। तो सही आंसर होगा उष्ण कटिबंध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? विकल्प 1 जर्मनी, विकल्प 2 फ्रांस, विकल्प 3 है अमेरिका में, विकल्प 4 है ब्रिटेन में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 फ्रांस में। फ्रांस में संभववाद विचारधारा का जन्म हुआ है। इनके जो जन्मदाता या जनक हैं वो हैं ब्लास। विडाल डिला ब्लास को इनका जन्मदाता माना जाता है, संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। और संभववाद शब्द जो था वो एल फेब्रे ने दिया था। लूसियन फेब्रे द्वारा यह शब्द का इजाद किया गया था, संभववाद शब्द। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। विकल्प 1 कार्ल रिटर, विकल्प 2 अल्फ्रेड हेटनर, विकल्प 3 रिचर्ड हार्टसन, विकल्प 4 पीटर हैगेट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 रिचर्ड हार्टसन। हार्टसन महोदय की ये परिभाषा है। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विवरण एवं विवेचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूची दी हुई है, एक तरफ आपका विद्वान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ विचार और संकल्पना दी हुई है उनकी। विकल्प 1 है कार्ल सावर अपर्दन चक्र, विकल्प 2 अल्फ्रेड हेटनर अवस्थैतिक विश्लेषण, विकल्प 3 है पीटर हैगेट भूदृश्यावली और विकल्प 4 है विलियम मॉरिस डेविस क्षेत्रीय विज्ञान। यहाँ पर हम मिलान करते हैं। कार्ल सावर जो थे उन्होंने भूदृश्यावली लैंडस्केप की संकल्पना दी थी उन्होंने। अल्फ्रेड हेटनर जो थे इन्होंने क्षेत्रीय विज्ञान, भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना था। पीटर हैगेट ने अवस्थैतिक विश्लेषण या लोकेशनल एनालिसिस की संकल्पना दी थी और विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादित की थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्ल सावर ने भूदृश्यावली या लैंडस्केप की संकल्पना प्रतिपादित की थी। अल्फ्रेड हेटनर ने क्षेत्रीय विज्ञान, भूगोल को उन्होंने क्षेत्रीय विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस माना। पीटर हैगेट ने लोकेशनल एनालिसिस पर जोर दिया और विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विडाल डिला ब्लास को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 है राजनीतिक भूगोल के संस्थापक, विकल्प 2 है भौतिक भूगोल के संस्थापक, विकल्प 3 है मानव भूगोल के संस्थापक, विकल्प 4 है गणितीय भूगोल के संस्थापक। इसमें सही आंसर है विकल्प 3 मानव भूगोल के संस्थापक। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं विडाल डिला ब्लास, इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। जबकि फ्रेडरिक रेडजेल को जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं उनको मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है।
मानव भूगोल का जन्मदाता। इसमें कंफ्यूजन रहती है। मानव भूगोल का जन्मदाता जो है फ्रेडरिक रेटजेल है और मानव भूगोल के संस्थापक विडाल डिला ब्लास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। यह कथन मूलतः निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? विकल्प 1 है हम्बोल्ट, विकल्प 2 है डेविस, विकल्प 3 स्मिथ और विकल्प 4 है ब्लास। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 हम्बोल्ट। हम्बोल्ट महोदय ने, ये उनका कथन था, उनकी एक संकल्पना भी थी मानव ग्रह के रूप में भूतल, उन्होंने पृथ्वी को एक मानव ग्रह के रूप में माना था। उनका ये महत्वपूर्ण कथन है कि भूगोल का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। विकल्प 1 अवान्तर ग्रह, विकल्प 2 निम्न ग्रह, विकल्प 3 उच्च ग्रह, विकल्प 4 है पुच्छल तारे। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 अवान्तर ग्रह, या जिसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। यह एक छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी का औसत घनत्व है। विकल्प 1 25, विकल्प 2 है 5.5, विकल्प 3 6.0, विकल्प 4 है 6.5। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 5.5। 5.5 है पृथ्वी का औसत घनत्व। क्वेश्चन नंबर 22। मोहोरोविसिक असातत्य स्थित रहता है। विकल्प 1 है परपटी और मेंटल के मध्य, विकल्प 2 है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य, विकल्प 3 है ऊपरी और निचली परपटी के परतों के मध्य, विकल्प 4 है मेंटल और बाँ कोट के मध्य। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 परपटी और मेंटल के मध्य मोहोरोविसिक, या जिसे मोहो असातत्य कहा जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। ये परपटी और मेंटल के बीच पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नौतारा सिद्धांत प्रतिपादक हैं। विकल्प 1 चैम्बरलिन व मोल्टन, विकल्प 2 होयल व लिटलटन, विकल्प 3 है कार्ल वॉन विसेकर और विकल्प 4 है ऑटो स्मिथ। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 होयल और लिटलटन। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नौतारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि ऑटो स्मिथ जो है ये इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। विकल्प 1 प्राचीन कल्प, विकल्प 2 पुराजीवी कल्प, विकल्प 3 मध्यजीवी कल्प, विकल्प 4 है तृतीय कल्प। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 प्राचीन कल्प। पुराजीवी कल्प नहीं, प्राचीन कल्प, या जिसे अजीवी कल्प भी कहा जाता था, अजीवी कल्प कहा गया है। ये पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तब वह ज्वलित गैसीय पिंड के रूप में थी। गैसीय पिंड के रूप में थी। धीरे धीरे यही ज्वलित गैसीय पिंड जो था उसके ऊपर भूपटल का निर्माण प्रारंभ हुआ, और यह निर्माण प्राचीन कल्प या अजीवी कल्प में देखा गया है।
इस प्रश्न का सही आंसर प्राचीन कल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक शिला का निर्माण सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 है अंतर्वेदी, आग्नेय, डायोराइट। आग्नेय या नहीं है, ये गलत वो है, शायद प्रिंट हो गया है। डायोराइट है, आग्नेय नहीं है, डायोराइट है यहाँ पर। फिर बहिर्वेदी के सामने दिया है ग्रेनाइट। विकल्प 3 है औषधि पीठ, और कायांतरित है क्वार्ट्जाइट। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका सुमेलित नहीं है, तो बहिर्वेदी जो है विकल्प 2 है बहिर्वेदी ग्रेनाइट, ये सुमेलित नहीं है क्यों जो ग्रेनाइट जो है ये अंतर्वेदी चट्टान है, अंतर्वेदीय चट्टान है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान जो है वो है बेसाल्ट। अन्य सही सुमेलित है क्वार्ट्जाइट जो है ये कायांतरित शैल है, पीठ औषधि शैल है, और डायोराइट जो है ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है, किसने कहा? विकल्प 1 है A.K. लोबैक, विकल्प 2 है P.G. वॉसेस्टर, विकल्प 3 है B.C. बारसेफ्रल्स, विकल्प 4 है W.J. मिलर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 A.K. लोबैक। A.K. लोबैक ने क्या कहा था? चट्टानों के विषय में उन्होंने यह परिभाषा दी थी कि किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी स्वतः परिवर्तित होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प 1 लोथियनगिन, विकल्प 2 डेली ने, विकल्प 3 होम्स ने, और विकल्प 4 है वेगनर ने। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वेगनर ने। वेगनर ने देखिए टेलर महोदय थे 1910 में टेलर महोदय ने सर्वप्रथम वलित पर्वतों या मोरदार पर्वतों के विवरण का अध्ययन करने के लिए या उसके आधार का पता लगाने के लिए, वलित पर्वतों के आधार का पता लगाने के लिए या उसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना दी थी, विस्थापन परिकल्पना दी थी। जबकि वेगनर ने 1912 में वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को मतलब महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत था उसको एक रूप दिया था। उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को 1912 में उन्होंने प्रतिपादित किया था और टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना दी थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की भूपर्वतीय तथा ऊपरी टिल भाग में प्लेटों मैंटिल है, टिल नहीं, यहाँ पर गलत है, मैंटिल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है? विकल्प 1 गुरुत्वाकर्षण से, विकल्प 2 रेडियो एक्टिव पदार्थ से, विकल्प 3 चट्टानों के भार से, विकल्प 4 है संवहन से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 रेडियो एक्टिव पदार्थ से। पृथ्वी के भीतर या आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिनसे ही संवहन तरंगों की उत्पत्ति के कारण ही प्लेटों का संचरण हो पाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पहला है जल की सतह का तापक्रम 12.94 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 डिग्री सेल्सियस पाया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प 1 है प्रथम कथन असत्य है और द्वितीय कथन सत्य है। विकल्प 2 है प्रथम कथन सत्य है और
द्वितीय कथन असत्य है। विकल्प 3 है दोनों कथन सत्य है और विकल्प 4 दोनों कथन असत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 दोनों कथन सत्य है। चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 50 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य क्या पाया गया कि जल की सतह का तापमान जो है वो कितना था 12.94 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर जाने पर जल का तापमान जो था वो 10.81 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। मतलब तापमान में क्या हुई, गिरावट देखी गई। तो ये जो है कथन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ विकल्प 1 है वर्षण वाष्पीकरण से अधिक हो, विकल्प 2 है वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो और विकल्प 3 है वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, विकल्प 4 है समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा कम है और वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से लवण की मात्रा जो होगी वो अधिक होगी, सागरों में लवणता अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? विकल्प 1 उत्तरी अटलांटिक जलधारा, विकल्प 2 पेरू जलधारा या पेरू जलधारा, विकल्प 3 बेंगुला है ये बेंगुला जलधारा, विकल्प 4 फॉकलैंड जलधारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 उत्तरी अटलांटिक जलधारा। यह एक गर्म जलधारा है। अन्य जो है पेरू जलधारा, बेंगुला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा, ये तीनों ही ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वार भाटा की उत्पत्ति विषयक स्थिर तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विकल्प 1 लाप्लास, विकल्प 2 है न्यूटन, विकल्प 3 हैरिस और विकल्प 4 है विलियम वेबल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 हैरिस। हैरिस महोदय ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर तरंग सिद्धांत या स्टेशनरी वेव थ्योरी जिसे कहते हैं उसका प्रतिपादन किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 33, टेरापोड पंख होता है। विकल्प 1 सिलिका प्रदान, विकल्प 2 चूना प्रदान, विकल्प 3 अकार्बनिक और विकल्प 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 चूना प्रदान। देखिए महासागरों में चूना तथा सिलिका के आधार पर सिलिका की मात्रा के आधार पर, दोनों की मात्रा के आधार पर ऊज को 2 भागों में बांटा जाता है। दोनों की मात्रा के आधार पर जो ऊज पाया जाता है, ऊज या पंख, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है चूना प्रधान और दूसरा होता है सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान, चूना प्रधान। पुनः इस चूना प्रधान के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं टेरापोड ऊज और दूसरा है ग्लोबिजेरिना ऊज। और सिलिका प्रधान में भी 2 वर्ग होते हैं, रेडियोलेरियन ऊज और दूसरा है डायटम ऊज। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा जिससे माइंड में सेट हो जाए, नहीं ये भूल जाता है बार बार। देखिए महासागरों में चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर ऊज को 2 भागों में बांटा जाता है, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूना प्रधान के अंतर्गत टेरापोड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज आते हैं और सिलिका प्रधान ऊज के अंतर्गत रेडियोलेरियन और डायटम ऊज आते हैं। तो यहाँ पर टेरापोड पूछ रहा है, तो टेरापोड जो है ये आपका चूना प्रधान ऊज के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का डेविस महोदय ने प्रतिपादन किया? विकल्प 1 है अवतलन सिद्धांत, विकल्प 2 है स्थिर स्तर सिद्धांत, विकल्प 3 है हिमनद नियंत्रण सिद्धांत और विकल्प 4 है संशोधित अवतलन सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 संशोधित। मॉडिफाइड सब्सिडेंस थ्योरी जो दिया वो डेविस ने दिया था। सर्वप्रथम अवतलन थ्योरी, देखिए
इनमें भी कन्फ्यूज़न है, अवतलन थ्योरी और संशोधित अवतलन थ्योरी। जो अवतलन थ्योरी थी वो 1837 में डार्विन ने दी थी और उसी का संशोधित रूप प्रस्तुत किया था डेविस महोदय ने संशोधित अवतलन सिद्धांत के नाम से 1914 और 1914 में इन्होंने दिया था। और स्थिर स्तर सिद्धांत जो है ये मरे ने दिया था और हिमानी नियंत्रण या हिमनद नियंत्रण सिद्धांत जो था वो डेली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। विकल्प 1 है छिछला समुद्री भाग, विकल्प 2 68 डिग्री से 70 डिग्री तापक्रम और विकल्प 3 है एक कोष की वनस्पति, विकल्प 4 है अधिक लवण युक्त जल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 अधिक लवण युक्त जल। यहाँ पर पूछ रहा है सहायक नहीं है। तो प्रवाल भित्तियों का विकास जो होता है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, उष्णकटिबंधीय महासागरों या सागरों में होता है इनका विकास। दूसरा इनके विकास के लिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री साउथ इनके मध्य इनका विकास होता है। दूसरा क्या है, इनके लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। लवणता जो है वो 27 से 30 होनी चाहिए, सागरीय लवणता, इतने के ही मध्य ये जीवित रह सकेंगे। अधिक लवणता में इनका विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प 4 जो है अधिक लवण युक्त जल इनके लिए हानिकारक है, इनके विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। विकल्प 1 है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, विकल्प 2 है मरुस्थलों में पौधों की जातियां अधिक संख्या में पाई जाती है, विकल्प 3 है स्टेपी प्रदेश में लंबे तने वाले वृक्ष होना उनकी विशेषता होती है और विकल्प 4 है स्कैंडिनेविया में जैतून अधिक पैदा की जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो विकल्प 1 जो है सत्य है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती है, वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। जबकि दूसरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधों की जातियां अधिक पाई जाती हैं, गलत है। स्टेपी प्रदेशों में लंबे तने और वृक्ष होना उनकी विशेषता है, नहीं, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं जबकि लंबे वृक्ष नहीं। और स्कैंडिनेविया में जैतून अधिक पैदा किया जाता है, स्कैंडिनेविया में नहीं, जबकि जैतून की जो खेती होती है वो भूमध्य सागर के आसपास के देशों में, भूमध्य सागर के आसपास के देशों में जैसे स्पेन है, टर्की है और ट्यूनीशिया है, पुर्तगाल है, ये जितने भी देश हैं यहाँ पर जैतून का उत्पादन अधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जीवोम दिया हुआ है और सूची 2 में वनस्पति समूह दिया है। ए वन झाड़ियाँ तथा घासें, बी है सवाना, दूसरा इसमें दिया है अल्पाइन, विकल्प सी है मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय जंगल और विकल्प डी है टुंड्रा कोड़धारी। तो यहाँ पर हम मिलान कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, ये सही पूछा नहीं है, आप इसको मिलान करेंगे। देखिए इसमें आयोग ने ऐसे आंसर माना है कि वन जो है ये कोड़धारी वन, सवाना उष्णकटिबंधीय जंगल, मरुस्थलीय झाड़ियाँ तथा घासें और टुंड्रा जो है ये अल्पाइन पाए जाते हैं। तो देखिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर झाड़ियाँ और घासें नहीं पाई जाती। झाड़ियाँ तो पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, घासें नहीं पाई जाती हैं। सवाना क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय जंगल नहीं पाए जाते, यहाँ पर भी बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं और घासें पाई जाती हैं। प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पर बिखरे हुए वृक्ष और घासें पाई जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछने का तरीका इसका ही गलत है, सही नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? विकल्प 1 सन 1965 में, विकल्प 2 है सन 1970 में, विकल्प 3 है सन 1972 में, विकल्प 4 है सन 1980 में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 सन 1972 में। 1972 में पौधों तथा जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1972 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? विकल्प 1 मिट्टियाँ, विकल्प 2 भूमि के रूप, विकल्प 3 जलराशियाँ, विकल्प 4 बस्तियाँ। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 बस्तियाँ। मिट्टियाँ, भूमि के रूप और जलराशियाँ ये तीनों ही भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है, जबकि बस्तियाँ जो है ये मानव द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, मानव द्वारा निर्मित की गई है, ये भौतिक नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? विकल्प 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, विकल्प 2 है पार्थिव एकता का सिद्धांत, विकल्प 3 है वातावरण समायोजन का सिद्धांत और विकल्प 4 है पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसे एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट कहा जाता है। वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये कथन जो है ये वातावरण समायोजन सिद्धांत से संबंधित है, उसकी पुष्टि करता है, क्योंकि वनस्पतियों का जो प्रकार होता है, वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं या उनका जो प्रकार होता है वो एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही विकसित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वनस्पतियाँ जो होती हैं वो भी अपनी जलवायु के साथ क्या करती हैं? एडजस्टमेंट करती हैं, समायोजन करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो वातावरण के साथ समायोजन कर रही हैं, वनस्पतियाँ जलवायु के साथ समायोजन करती हैं, इसलिए यह वातावरण समायोजन का सिद्धांत के अंतर्गत ये जो कथन है ये आता है। एक बार इसको आप अपने स्तर पर भी देख लीजिएगा, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक इसका आंसर जो है ये मेरे हिसाब से विकल्प 3 सही होना चाहिए, वातावरण समायोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण युग नियोलिथिक एज से संबंधित नहीं है? विकल्प 1 है खाद्य पदार्थों का उनके प्राप्ति स्थल पर ही उपयोग, विकल्प 2 है पशुपालन का प्रारंभ, विकल्प 3 है कृषि का प्रारंभ और विकल्प 4 है पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाना। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 खाद्य पदार्थ और उनके प्राप्ति स्थल पर ही प्रयोग। ये नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है, जबकि पशुपालन, कृषि का प्रारंभ और पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाना ये तीनों ही नवपाषाण युग से संबंधित क्रियाएं हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? विकल्प 1 है उत्तर पूर्वी अमेरिका, विकल्प 2 दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 3 है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, विकल्प 4 है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर पूछ रहा है किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व कम है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो मरुस्थल है या रेतीला है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। जबकि अन्य जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, सघन बसे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है। विकल्प 1 ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, विकल्प 2 क्षैतिज वितरण के रूप में, विकल्प 3 है तिर्यक वितरण के रूप में और विकल्प 4 है प्रादेशिक वितरण के रूप में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 तिर्यक वितरण के रूप में। तापक्रम का अध्ययन जो है वो वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम उसको
उसका अध्ययन करते हैं, टेम्परेचर का, तापमान का, लेकिन तिर्यक वितरण के आधार पर तापमान का अध्ययन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। डॉक्टर संबंधित है। विकल्प 1 पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से, विकल्प 2 सहारा से, विकल्प 3 है ऑस्ट्रेलिया से और विकल्प 4 है पश्चिमी अफ्रीका से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 पश्चिमी अफ्रीका से। डॉक्टर जो है ये एक स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है जो सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट पर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसे वहाँ पर स्थानीय भाषा में डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कथन है वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता और कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। पहला विकल्प 1 है कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन का सही विश्लेषण है। विकल्प 2 है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही विश्लेषण नहीं है, यहाँ पर कारण होगा। विकल्प 3 है कथन सही है परंतु कारण गलत है और विकल्प 4 है कथन गलत है और परंतु कारण सही है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प 1 है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की विश्लेषण या व्याख्या करता है। देखिए वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है। कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु में विक्षेपण पाया जाता है, इसलिए वायु का प्रवाह सीधी मार्ग में सीधे नहीं होता है। यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ऊंचाई तथा विशेषताओं के आधार पर मेघों को कितने प्रमुख वर्गों में या प्रमुख प्रकारों में और उपवर्गों में बांटा गया है? विकल्प 1 है 4 मुख्य प्रकार तथा 10 उपवर्ग, विकल्प 2 है 3 मुख्य प्रकार तथा 7 उपवर्ग और विकल्प 3 है 5 मुख्य वर्ग तथा 10 उपवर्ग और विकल्प 4 है 3 मुख्य प्रकार तथा 7 उपवर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 4 मुख्य प्रकार तथा 10 उपवर्ग। देखिए बादलों से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं और ये गलत भी हो जाते हैं, कितना भी इनको याद कर लो तो इनको ध्यान से आप सुनिएगा। जो मेघ हैं उनको 4 मुख्य प्रकार और 10 उपवर्गों में बांटा गया है। 1932 में मेघों को उनके धरातल से ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर और आकाश में उनके विस्तार के आधार पर, किसी भी आधार पर यदि पूछता है क्वेश्चन में, धरातल से ऊंचाई के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर या उनका आकाश में उनके विस्तार के आधार पर, तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम परिषद द्वारा 1932 में मेघों को या बादलों को 4 मुख्य तथा 10 उपवर्गों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? विकल्प 1 है अत्यधिक गर्मी, विकल्प 2 है शांत वायु, विकल्प 3 है क्षीण कोरियालिस बल और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 क्षीण कोरियालिस बल। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होती है और इनकी उत्पत्ति के लिए उच्च मान का कोरियालिस बल होना आवश्यक है। उच्च मान का कोरियालिस बल होना आवश्यक है। भूमध्य रेखा में क्या होता है कि भूमध्य रेखा में कोरियालिस बल नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ये नगण्य होता है कोरियालिस बल। जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर में कोरियालिस बल तथा पृथ्वी की अच्छी गति, कोरियालिस बल भी पाया जाता है भूमध्य रेखा के उत्तर में और पृथ्वी की
अच्छी गति के कारण हवाओं की जो व्यवस्था होती है, अच्छी गति के कारण हवाओं की चक्रीय व्यवस्था पाई जाती है, चक्रीय व्यवस्था पाई जाती है। यही कारण है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो भूमध्य रेखा के आसपास नहीं आते, बल्कि उसके उत्तर या दक्षिण में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर कोरियालिस बल, उच्च मान का कोरियालिस बल पाया जाता है और हवाओं की जो चक्रीय व्यवस्था होती है वो पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्षीण कोरियालिस बल के कारण ही विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। थॉर्नवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है। विकल्प 1 14 वर्गों में, विकल्प 2 23 वर्गों में, विकल्प 3 है 32 वर्गों में, विकल्प 4 है 120 वर्गों में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 32 वर्गों में। थॉर्नवेट ने भी वनस्पति को जलवायु का सूचक माना था। जैसे कोपेन ने वनस्पति को महत्ता दी थी, जब उन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया था उन्होंने वनस्पति को महत्वपूर्ण माना था। उसी प्रकार थॉर्नवेट ने भी यह माना कि वनस्पति जो होती है वो जलवायु का सूचक होती है, जलवायु का सूचक होती है। लेकिन केवल वनस्पति ही नहीं, उन्होंने थॉर्नवेट ने वनस्पति पर दो चीज़ का प्रभाव होता है। एक होता है वर्षा की मात्रा और दूसरा होता है तापमान का प्रभाव, इनका प्रभाव होता है, जिसके कारण उन्होंने अपने वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता तथा तापीय दक्षता को भी, इन दोनों को भी अपने जलवायु वर्गीकरण में महत्व प्रदान किया था। वर्षा प्रभाविता और तापीय दक्षता, उन्होंने इसके आधार पर विश्व जलवायु को उन्होंने 32 वर्गों में विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कथन उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में अवस्थित है। कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। विकल्प 1 है कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प 2 है कथन कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। विकल्प 3 है कथन सही है परंतु कारण गलत है। और विकल्प 4 है कथन गलत है परंतु कारण सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के कारण ही वर्षा होती है। व्यापारिक पवन पेटी में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र व्यापारिक पवन पेटी के अंतर्गत आता है। व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो होती है पूरब से पश्चिम की ओर। तो जब ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो धीरे धीरे इनकी ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं में नमी की कमी होती जाती है, नमी की कमी पाई जाती है, कमी होती जाती है, जिसके कारण ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पहुँचते पहुँचते ये शुष्क हो जाती हैं और वहाँ पर वर्षा नहीं करती हैं, जिसके कारण जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है और कथन कारण दोनों ही सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जियोग्राफिकल ट्रीटीज संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? विकल्प 1 है पॉलिनियस, विकल्प 2 है स्ट्रैबो, विकल्प 3 है टॉलमी और विकल्प 4 है पोसिडोनियन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 स्ट्रैबो। स्ट्रैबो महोदय ने जियोग्राफिकल ट्रीटीज संकल्पना का प्रतिपादन किया था। स्ट्रैबो महोदय थे, उन्होंने जियोग्राफिकल ट्रीटीज संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इन्होंने उस समय स्ट्रैबो जिस समय थे उन्होंने उस समय बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन बसे हुए संसार का
ज्ञात वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला ज्योग्राफिकल ट्रीटीज। ज्योग्राफिकल ट्रीटीज के अंतर्गत संकलित की गई थी। उन्होंने स्ट्रैबो ने अपने टाइम में बसे हुए जो संसार का ज्ञात वर्णन किया था, उन्होंने 17 पुस्तकों की एक ग्रंथमाला थी जिसका नाम था ज्योग्राफिकल ट्रीटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं। विकल्प 1 R.D. डिकन्सन, विकल्प 2 है C.B. फॉसेट, विकल्प 3 जीन गॉटमैन, विकल्प 4 है A.E. स्मिल्स। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 A.E. स्मिल्स द्वारा लिखा है। और A.E. स्मिल्स ने ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। विकल्प 1 है प्लास जर्मन भूगोलवेत्ता थे, विकल्प 2 थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, विकल्प 3 है टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी लिखी थी, और विकल्प 4 है बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3, टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी। ये बुक है टेलर की बुक है ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी। ये कथन जो है सत्य है। अन्य देख लेते हैं। ब्लास जो है ये जर्मन नहीं थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। थारू जनजाति जो है वो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है थारू जनजाति। और बुशमैन जो है ये सहारा के मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है अफ्रीका के। और तीसरा कथन सही है कि टेलर महोदय की ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी बुक जो है टेलर महोदय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प 1 मैकेंडर, विकल्प 2 हार्टसोन, विकल्प 3 है मार्टिनी, विकल्प 4 है डिमांजिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 मैकेंडर। मैकेंडर ने ज्योग्राफी पाइवट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में उन्होंने अपने हृदय स्थल सिद्धांत की व्याख्या की है। हृदय स्थल सिद्धांत की व्याख्या की है इस बुक में, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इम्पॉर्टेंट है ये कथन, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकल्प 1 कार्ल सावर, विकल्प 2 स्पेट, विकल्प 3 है सैंपल, विकल्प 4 टेलर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 ईसी सैंपल। ईसी सैंपल ने वातावरण निश्चयवाद के प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने यह कथन दिया है कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। विकल्प 1 अलबर्नी, विकल्प 2 इब्न बतूता, विकल्प 3 है अल इदरीसी, और विकल्प 4 है अल मसूदी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 इब्न बतूता। इब्न बतूता को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत समेत अनेक देशों की लगभग इन्होंने 75,000 मील यात्रा 75,000 भारत सहित अन्य देशों की 75,000 मील यात्रा की, इसीलिए इन्हें अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है, या उसकी संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। विकल्प 1 संभववाद से, विकल्प 2 है नवनिश्चयवाद से, विकल्प 3 है प्रसंभववाद से, विकल्प 4 है निश्चयवाद से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 नवनिश्चयवाद से। ग्रिफिथ टेलर का संबंध जो था वो नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। नवनिश्चयवाद को ही हम नव पर्यावरणवाद कह सकते हैं। नव
पर्यावरणवाद, या फिर इसे रुको और जाओ, रुको और जाओ नियतिवाद, नियतिवाद भी कहा जाता है। इसे नवनियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं, नवनियतिवाद विचारधारा, इसे इन 3 नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। डेन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह निम्नांकित किन देशों में से होकर बहती है? विकल्प 1 ऑस्ट्रिया एवं बुल्गारिया, विकल्प 2 है हंगरी एवं चेकोस्लोवाकिया, विकल्प 3 है यूगोस्लाविया व रोमानिया, और विकल्प 4 है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। डेन्यूब रिवर जो है वो यूरोप में प्रवाहित होने वाली, वह 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। यूरोप के 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया है, हाँ, साथ ही साथ जर्मनी, यहाँ पर लिख रहे हैं ऑस्ट्रिया हो गया है, बुल्गारिया हो गया है, जर्मनी और हंगरी है। चेकोस्लोवाकिया जो है ये अब 2 नए स्टेट में बट गया है, नए स्टेट में, इसलिए चेकोस्लोवाकिया नहीं, यहाँ पर अब स्लोवानिया 2 स्टेट बटे हैं, जिसे चेक रिपब्लिक, एक है चेक रिपब्लिक जिसे कहते हैं और दूसरा है स्लोवाकिया और क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा। देखिए इन 10 देश हैं और इसमें जो यूगोस्लाविया दे रहा है ये भी यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य कहलाते हैं 2, ये भी विभाजित हो गए हैं सर्बिया और मोंटेनेग्रो में, तो यहाँ पे देखिए सर्बिया लिख दिया है। इस प्रकार से जो डेन्यूब रिवर है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। विकल्प 1 है शेफील्ड, विकल्प 1 है शेफील्ड, विकल्प 2 है साउथ वेल्स, विकल्प 3 है मध्य स्कॉटलैंड और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए जो शेफील्ड है वो विश्व का सबसे बड़ा कटलरी शहर है, जबकि साउथ वेल्स और मध्य स्कॉटलैंड जो है ये यूरोप के कोयला खनन क्षेत्र हैं, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी ऐसे नहीं दिए हुए हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में लोहा उत्पादक जो हैं उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। उनका नाम लीस्टर, नॉर्थम्बरलैंड, दुरहम, न्यूकैसल, मिडल्सबरा और सुंदरलैंड, उत्तरी लिंकनशायर, कम्बरलैंड, लंकाशायर, ग्लासगो, कार्डिफ, न्यूपोर्ट, ये जो क्षेत्र हैं ये लौह उत्पादन के लिए प्रमुख है। यहाँ लौह इस्पात का उत्पादन होता है, जबकि जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से कोई भी लौह इस्पात उत्पादन करने वाले क्षेत्र नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? विकल्प 1 जर्मनी, विकल्प 2 डेनमार्क, विकल्प 3 स्विट्जरलैंड, विकल्प 4 है इटली। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो यूरोप में कृषि में गुणवत्ता रखता है और साथ ही साथ दुग्ध निर्यात में भी गुणवत्ता रखता है।
यूरोप के केवल डेनमार्क ही नहीं, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये दोनों देश भी जो हैं ये दुग्ध निर्यात में एक प्रमुख स्थान यूरोप में रखते हैं। और साथ ही साथ डेनमार्क जो है वो कृषि में भी आगे है। वहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चुकंदर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? विकल्प 1 सेंट लॉरेंस, विकल्प 2 पोटोमैक, विकल्प 3 है कोलोराडो, विकल्प 4 है मैकेंजी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है वह कनाडा के ग्रेट स्लेव झील से निकलकर आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ग्रेट स्लेव से निकलकर आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट में गिरती है और ये अधिकांश समय तक बर्फ आच्छादित होने वाली या रहने वाली नदी है कनाडा की। जबकि अन्य जो है सेंट लॉरेंस, पोटोमैक और कोलोराडो जो है ये नॉर्थ अमेरिका की ही है नदियाँ, लेकिन ये बर्फ पर जो इनका मुहाना है वो सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित नहीं रहता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? विकल्प 1 स्विट्जरलैंड, विकल्प 2 है नॉर्वे, विकल्प 3 है स्वीडन और विकल्प 4 है इटली। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2। वर्तमान समय के अनुसार भी हम देखते हैं तो नॉर्वे जो है जहाँ पर कुल बिजली उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का प्रतिशत जो है वो अधिक होता है या अधिक है। जल विद्युत उत्पादन का प्रतिशत सर्वाधिक है वहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है किस यूरोपीय देश में, तो नॉर्वे जो है वो सही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प 1 रेलवे, विकल्प 2 पेट्रोलियम, विकल्प 3 खेती, विकल्प 4 विनिर्माण उद्योग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 पेट्रोलियम। बाकू जो है वो अज़रबैजान की राजधानी है और बाकू ये पेट्रोलियम तेल क्षेत्र है, एक प्रमुख तेल क्षेत्र है जो कैस्पियन तथा काला सागर के पास स्थित है बाकू तेल क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है? विकल्प 1 यूक्रेन, विकल्प 2 दागिस्तान, विकल्प 3 है मोल्डोवा, विकल्प 4 है बेलारूस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 दागिस्तान। दागिस्तान जो है ये वर्तमान रूस का भाग है, ये देश जो है, जबकि यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारूस जो है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बासी जलसंधि या बासी चैनल किसको जोड़ती है? विकल्प 1 है दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को, विकल्प 2 है पीस सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को, विकल्प 3 है पीस सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को, विकल्प 4 है पीत सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 दक्षिण चीन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जो ये बासी जल संधि है वो ताइवान के मॉरिशस द्वीप ये ताइवान में है, ताइवान के मॉरिशस द्वीप तथा फिलीपींस के ऑर्किड द्वीप ये फिलीपींस में है। इनके मध्य ही इधर आपका साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर और इधर आपका पैसिफिक ओशन है। ये तो यहाँ पर जो जोड़ती है ये यही जलसंधि है, बासी जलसंधि जो है इनके मध्य पाई जाती है मॉरिशस द्वीप पर आर्कटिक द्वीप के बीच में, और ये साउथ चाइना सी और प्रशांत
महासागर को जोड़ती है, उत्तरी प्रशांत महासागर को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? विकल्प 1 है उत्तरी ध्रुव को, विकल्प 2 है साइबेरिया को, विकल्प 3 है तिब्बत को और विकल्प 4 है हिमालय को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 तिब्बत को। इजी क्वेश्चन है, तिब्बत को विश्व की छत की संज्ञा। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।